हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में। तो जैसा कि हम लोग किताब तो कीन लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, है कि ना। इसलिए तो हम एक काम किए हैं कि जो बिहार दरोगा के लिए रोशन आनंद यानी ज्ञान बिंदु वाले सर जो बुक निकाले हैं उसका हम रिवीजन करवाने वाले हैं। प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन का रिवीजन होगा। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली के डेली आपको यह वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन है, एकदम डिस्कशन के साथ इस बुक में दिया गया है, तो अलग से क्या डिस्कशन करना उसी को हम बता करके समझा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बिहार पुलिस अफसर परीक्षा दरोगा वाला नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। 11/3/2018 प्रथम पाली में पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, थोड़ा बड़ा कर लीजिए इसको जो अच्छा से दिखे। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सत्रिया किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह जो है असम की राष्ट्रीय नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य शैली है। सत्रिया सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो असम की है। इसका देखिएगा कुछ इम्पोर्टेंट बातें। सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह आठ मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। कौन? तो सत्रिया। अन्य शास्त्रीय नृत्य है, देखिएगा इस प्रकार से है। भरतनाट्यम, पहला नंबर क्या है? भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। भरतनाट्यम कहाँ के है? तो तमिलनाडु के। इतना याद रखना है, भारत कहाँ के है? भरतनाट्यम तमिलनाडु के। भरतनाट्यम तमिलनाडु की है। हम पढ़ के सुना देते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। तो भरतनाट्यम कहाँ के है? तो तमिलनाडु के है। और सबसे प्राचीन नृत्य कहाँ के है? तो दक्षिण भारत के है भरतनाट्यम। यह नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। आगे देखिएगा, इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया। यानी भरतनाट्यम को किसके द्वारा प्रसारित किया गया? तो देवदासियों द्वारा प्रसारित किया गया। आगे क्वेश्चन देखिएगा, इसके कलाकार निम्न है। यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, ये सब प्रमुख है। तो इस प्रकार से आप लोग भी रिवीजन कीजिएगा मेरे साथ। आगे देखिए, आगे है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ के हो गया? तमिलनाडु के। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ऐसे आप याद रखिएगा। मान लीजिए भारत का नक्शा है और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और ऊपर आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। उसके बाद ओडिशा है, उसके ऊपर ओडिसी हो गया। तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिशा में ओडिसी। आप इतना याद रखिएगा कहाँ के कौन है, बहुत हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पढ़ लीजिएगा इसका जो मुख्य विशेषता है। ठीक है, ओडिशा का कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य हो गया। इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। उड़ीसा के कौन है? ओडिसी हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। कथकली, केरल का कथकली हो गया। ऐसे देख लीजिए। फिर से हम भारत के नक्शा बनाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। केरल के कौन हो गया? केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली, केरल के कथकली। भरतनाट्यम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी, अभी तुरंत देखिए आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी और उड़ीसा के ओडिसी। चलिए इतना तो याद हो गया होगा। अब देखिए, कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारतीय जो है वहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथक नृत्य है। कथक नृत्य हो गया। आगे चलिए, मणिपुर का हो गया। मणिपुर का, तो मणिपुरी जो है ना वो मणिपुर का हो गया। ठीक है, इसकी उत्पत्ति उसके स्थल यानी मणिपुर के ही नाम पर मणिपुरी नृत्य है। तो उड़ीसा के ओडिसी हो गया, मणिपुर के मणिपुरी हो गया। ऐसे है। मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का। एक और देखिए, एगो कौन था? कथकली और मोहिनीअट्टम केरल। कथकली मोहिनीअट्टम केरल। जो बीच बीच में है ना इसका डिस्कशन, वो आप लोग लिख लीजिएगा और लिख करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सुनाने में बहुत समय लग जाएगा। और जो मेन
इसमें है उसको हम याद करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया। फिर से एक बार रिविजन कीजिएगा। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम कहाँ का होगा? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिशा, ओडिसी, ओडिशा का ओडिसी हो गया। कथकली केरल, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। कथक नृत्य उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी, मणिपुर का हो गया। मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल। उम्मीद करते हैं कि इतना याद हो गया होगा आपको। वीडियो को रोक करके बीच में उम्मीद करते हैं कि पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत 1-1.5 घंटा का हो जाएगा 20 क्वेश्चन में, अगर उतना पढ़ के सुनाने लगे तो। मेन है उसको हम याद करवा देते। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सिंदरी में, सिंदरी में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया कहाँ? सिंदरी में स्थापित किया गया। अब देखिएगा इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका, सिंदरी। स्वतंत्र भारत यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिडनी 1951 में स्थापना हुआ। अब सिडनी की स्थापना कब हुआ? तो 1951 में हुआ, याद रखिएगा 1951 में भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया सिंदरी में। स्थापना कब हुआ? 1951। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अब देखिए हम पढ़ को सुना देते हैं स्पीड में। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट में तमिलनाडु में खोला गया। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट में तमिलनाडु में खोला गया। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक स्थल है। भारत जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक स्थल है। चीन, अमेरिका और भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन देश है। ठीक है, पोटेशियम फर्टिलाइजर का पूरी तरह आयात किया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाना की स्थापना 1951 में सिंदरी में हुआ। तत्कालीन बिहार में है। तत्कालीन कहाँ है? बिहार में है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 सिंदरी में हुआ। कहाँ है? बिहार में है। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, राख, फास्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए। बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड कागज और कागज उत्पादक क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिएगा, यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह गोदावरी नदी के तट पर है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, जो कहाँ स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। इसका क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया सिंदरी में। ठीक है, 1951 में, बिल्कुल सही। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य, इसका आंसर देखिएगा, ए नंबर राइट है। उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। यही है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। इसका देखिए पूरा, इसका कह रहा है कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है? तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाता है। देखिए समस्थान कैसे ज्ञात करते हैं? संख्या से ज्ञात करते हैं। जैसे ना कहते हैं वो 10वां स्थान पर है, तो हम कैसे ज्ञात किए? संख्या से। तो यही करा है, तत्व के परमाणु संख्या समान। देखिए समस्थानिक यानी समान स्थान पर है। कैसे पता चलता है? तो गिन कर कि हाँ 2 स्थान पर, उसके बाद 4 स्थान पर, 6 स्थान पर है। तो ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। समस्थानिक यानी समस्थान में क्या करते हैं? परमाणु संख्या गिन लेते हैं और लेकिन बाहर नहीं गिन पाते हैं। तो समस्थानिक यानी समान स्थान पर है। कैसे पता चलते हैं? तो संख्या से गिन के। तो जिसमें परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उस समस्थानिक कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है ना, पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, 3 समस्थानिक होता है। उसके बाद चलिए आगे कह रहा है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रिय का गुण प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन का जो तृतीय समस्थानिक है ट्राइटियम, वो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है।
उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, जिसका 27 समस्थानिक होता है। पोलोनियम का कितना समस्थानिक होता है? तो 27, याद रखिएगा। पोलोनियम का समस्थानिक कितना होता है? 27 समस्थानिक होता है। पोलोनियम का 27 समस्थानिक होता है। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर में क्या दिया गया है कि ऑक्सीजन 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 ये तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के तीनों एक है समस्थानिक है। अब देखिए समस्थानिकों के उदाहरण, समस्थानिकों के उदाहरण क्या क्या चीज़ में उदाहरण में प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर, किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने में कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर उपचार में, समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 क्या एक समस्थानिक है जो कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यूरेनियम के समस्थानिक 92-235 का प्रयोग परमाणु भट्ठी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और घेघा रोग में आयोडीन, सुने हैं आप लोग ना, घेघा रोग में इलाज के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। कौन सा समस्थानिक है? आयोडीन 131। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समभारिक। अब देखिए समभारिक, आपको भार कोई दे दिया तो कहाँ भार देगा? कहता है ना मूरी पर ज़्यादा भार मत दे, कहता है ना, इसी कहता है मूरी पर ज़्यादा भार मत दे। तो भार कहाँ? तो ऊपर। तो देखिए वे तत्व जिसकी परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान समान और परमाणु संख्या अलग अलग हो समभारिक कहलाता। समस्थानिक क्या था? समान स्थान। कैसे पता चला? संख्या को गिन करके। तो समान संख्या जिसमें परमाणु संख्या समान हो समस्थानिक कहलाएगा और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, लेकिन जिसमें समभारिक यानी भार की बात कर रहा है, समभारिक यानी भार का बात कर रहा है, तो जिसमें द्रव्यमान हो, मान लीजिए याद करने का तरीका, जिसमें भार हो तो समभारिक, तो द्रव्यमान होगा तब ना भार होगा। तो जैसे भार का बात आया यानी कि सब में भार समान समान है। जैसे हम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, सबके लिए समान भार यानी होमवर्क समान मिल जाता है, तो क्या करेंगे, सब लोगों को द्रव्यमान समान मिला है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा समभारिक, जिस किसी द्रव्यमान संख्या जिसका समान हो समभारिक, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो समभारिक कहलाएगा। याद हो गया होगा। अब देखिए समन्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉन की संख्या वाले परमाणु समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो जिसमें समन्यूट्रॉनिक मतलब समान न्यूट्रॉन, समभारिक मतलब समान भार। ठीक है ना, समभारिक मतलब समान भार यानी समान द्रव्यमान, समस्थानिक यानी समान संख्या। कितना सिंपल है। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु अंगद थे ना, वो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए थे। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए थे। आगे हम पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ में दी गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। यानी गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ में दी गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। इनका जन्म आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जिसे सच्चा बादशाह इनकी उपाधि थी। ये अकबर के समकालीन थे। 1589 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में इन्होंने यानी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, यहाँ तक गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो क्या कर रहा है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिएगा, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मासी नदी है।
हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो देखिए, जो हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां हैं वो बारहमासी, मतलब होता है ना 12 मास, यानी कि 12 महीना निकलती है, तो बिल्कुल सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय से है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो ए और यानी ए और आर दोनों बिल्कुल सही है। ए आर ए की पुष्टि करता है, ए जो है आर जो है ए की पुष्टि करता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अफवाह तंत्र हो गया, जैसे छोटे छोटे नदियाँ शामिल हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ कर सुना देते हैं। हिमालयी अफवाह। हिमालयी अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियों शामिल है। यहाँ की नदियाँ 12मासी है क्योंकि ये बर्फ पिघलने पर घर्षण दोनों पर निर्भर है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ, जलप्रपात भी बनाती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात रही है। यह नदी पर्वत के ऊपरी क्षेत्र से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा कर देती है। हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अफवाह में अनेक नदी तंत्र है, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणी में से एक है। गंगा नदी तंत्र, अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ एक भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जहाँ मिलती है वहाँ भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, विश्व की सबसे बड़ी नदियाँ में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमालय हिमनद में है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ शोधक है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन करवाने वाले, ध्यान से देखते रहिएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट में खींच रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्य की। ठीक है, कितने राज्य की? 4 राज्य की। पढ़ लेते हैं, ध्यान से स्पीड में बढ़ेंगे, सुनते रहिएगा। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। इतना तो क्लियर हो गया। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें। लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में से कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है, तब राष्ट्रीय दल की दर्जा मिलेगा। इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी, तब इसको राष्ट्रीय दल की दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय दल की दर्जा देने के लिए क्या क्या आवश्यक है। लोकसभा में 2% सीट हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। निर्वाचन आयोग का एक अस्थायी संवैधानिक विकास है, इसका वर्णन संविधान के भाग 15 की अनुसूची 324 से 329 में वर्णित है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल: भारतीय जनता पार्टी कमल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा, भारतीय कम्युनिस्ट दल हंसिया और बाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, बहुजन समाज पार्टी हाथी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा एवं तारा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोरा फूल, नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक, आम आदमी पार्टी झाड़ू जी जिंदाबाद। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कृषि ऋण में हुआ। भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ चरण 1904 से 11 ईस्वी में है। वर्ष 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन चरण वर्ष 1912 से 1918 ईस्वी है, जिनमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया गया। ठीक है, ये हो गया। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्पो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो निम्पो बाजगो बांध सिंधु नदी पर है। निम्पो बाजगो बांध जो है सिंधु नदी पर है। सुनिएगा आराम से। निम्पो बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है जिससे 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसका निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था। पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित है, एक गुरुत्वीय बांध है। इस जो पेरियार है वो गुरुत्वीय बांध है। यह जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के कुछ नदी घाटी परियोजना निम्न है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर, यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। बाघ सागर परियोजना सोन नदी पर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। निम्बो बाजगो सिंधु नदी पर कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ये पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में, दरोगा के मेंस में। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अब देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, अर्थात वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति के अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है, तो कीमतें सतह रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। मुद्रा के मूल्य या सक्रिय शक्ति का कम होना या कमज़ोर होना मुद्रास्फीति की व्यवस्था होती है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंत्र नहीं ये किया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा क्या स्थापित नहीं किया गया, कौन सी पार्टी, तो दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच। ठीक है, उसके बाद सब किया गया, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, यह सब किया गया। आगे देखिए, दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया गया 1920 में। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया। समाज समता संघ की स्थापना किया गया, जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किया गया। अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना 1942 में किसके द्वारा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। भारतीय रिपब्लिक पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। आगे देखिए, क्वेश्चन आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। जो संस्था और संघ बनाने का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है। संस्था और संघ बना सकते हैं,
यह केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। जो आप स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं उसमें यह वर्णित है। देखिए कि आप संस्थाएं और संघ बना सकते हैं, पढ़े होंगे आर्टिकल में। देखिए बी नंबर अभी पता चल जाएगा, ये मत सोचिएगा कि हाँ उसके बाद डिस्कशन, पूरा डिस्कशन में दिया गया इसलिए हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे। देखिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार के भाग का मेरुदंड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। पहला देखिए 19 के ए बोलने की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता। 19 के बी शांतिपूर्ण एकत्रित होकर के सभा करने की स्वतंत्रता आ गया। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवास करने यानी आवागमन करने की स्वतंत्रता यानी आने जाने की स्वतंत्रता। 19 के सी में देश की किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। 19 के डी ई में था। जी में देखिएगा कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट, मूल अधिकार में 7 प्रकार की स्वतंत्रता था, लेकिन 19 की एफ संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। ये इसे 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। ओजोन छिद्र से आपको क्या तात्पर्य है, कुछ तात्पर्य नहीं, क्या तात्पर्य है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ध्रुवा का, इसमें जितना है ना सभी ध्रुवा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कम होना, इसका यही ओजोन छिद्र से तात्पर्य है। सी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मतलब सी नंबर आंसर हो गया इसका। ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत का अपक्षय होना। समताप मंडल में ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। इस किरणों से आँखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। कृषि एवं जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणों को 70 से 90% तरंगें छन जाती है। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम कॉरमेन द्वारा 1973 ईस्वी में अटलांटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान ही वृद्धि होती है। ओजोन परत में छिद्र होने का मुख्य कारण फ्लोरीन है, जिसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हैलोजेंस व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोराइड व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से होता है। ओजोन में घटते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुनिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्थापना 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में, इसलिए 24 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। किसका, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। 4 और भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसके 6 अंग हैं जो इस प्रकार है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ये 6 है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सभा में 77वें अध्यक्ष कसावा कोरोसी जो हंगरी के हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सभा के 77वें यानी 77
वे अध्यक्ष कसावा कोरोसी हंगरी के हैं, ये बनी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटेरेस, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है, कूट को सुमेलित करना है, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर देते हैं, डायरेक्ट कूट को सुमेलित करेंगे। देखिए इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बाघ आरक्षित क्षेत्र इंद्रावती छत्तीसगढ़। पेरियार कहाँ के है? तो पेरियार केरल का है, पेरियार कहाँ के है? केरल का है। उसके बाद देखिए सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक, याद कीजिए। इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेरियार केरल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेरियार केरल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेरियार केरल, सिमलीपाल उड़ीसा और बांदीपुर कर्नाटक, ये राष्ट्रीय बाघ आरक्षित क्षेत्र हो गया। पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 में इसे टाइगर रिजर्व में घोषित कर दिया गया। सिमलीपाल उड़ीसा मयूरभंज जिले में। बांदीपुर कर्नाटक, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में टाइगर रिजर्व की स्थापना किया गया। जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड बाघ है, जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, जिसे रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया 2021 में। देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ, जो मणिपुर में है। जो ये पूछा गया था, ये कल परसों जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें कि कैबुल लामजाओ कहाँ है? तो मणिपुर में है। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता जुलाई 2021 में दिया गया। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, मंजिल के करीब है हम लोग। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो हाइड्रोमीटर। देखिए संयंत्र तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, विशिष्ट गुरुत्व हाइड्रोमीटर, ठीक है। देखिए हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व को मापता है। देखिए हाइड्रो अपेक्षित घनत्व करने से क्या होता है? जोर पड़ता है। अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर, घनत्व हाइड्रोमीटर है ना। हाइग्रोमीटर होता है ना, हाइग्रो आर्द्रता एकदम सोलोली, ठीक है। तो याद हो गया होगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, वो आगे बचल है। हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई मापा जाता है। गेब्रीमीटर से एक वैज्ञानिक उपचार है जिसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है। तो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है कैसे? तो ग्रेवीमीटर के द्वारा। 16 का छूट गया है, 17 का छूट गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन छोड़िए। हवा में परागन को कहते हैं, हवा में परागन को वायु परागन कहते हैं, हवा में परागन को वायु परागन कहते हैं, हवा में परागन को वायु परागन कहते हैं। पौधों के हवा द्वारा परागन को वायु परागन कहते हैं। पौधों में जनन अंग मुख्यतः पुष्प होता है। पौधों में जनन अंग मुख्यतः क्या होता है? पुष्प होता है। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, बाह्य पुंज, दल पुंज, पुंकेसर और ज्यांग। पुष्प के पुमंग और ज्यांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है, इसे ही जननांग कहा जाता है। पुमंग पुष्प का नर युग्म तथा ज्यांग में मादा युग्म बनते हैं। पराग 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन, परपरागन। स्वपरागन जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। परपरागन जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे परपरागन कहते हैं। परागन की विशेषता, वायु परागन वायु द्वारा होता है।
कीट परागन कीट द्वारा, जल परागन जल द्वारा, जंतु परागन जंतु द्वारा, पक्षी परागन पक्षी द्वारा, आदमी परागन आदमी द्वारा। अब देखिए आगे 19 में कह रहा है युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम युवा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं की योग्यता और क्षमता के अनुसार इसके कौशल को उन्नत करते हुए उनके साथ संपर्क स्थापित करना। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य क्या है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य क्या है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। केसर कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। भारत के केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है तथा पूरे विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटाइवस है। क्रोकस सैटाइवस है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटाइवा। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य पदार्थ में वर्ण एवं स्वाद बनाने के लिए किया जाता है। 20 क्वेश्चन हो गया। 5 को वीडियो लाएंगे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक सेट तैयार। तो अगले 4 सेट के लिए आप वीडियो को चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।